हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर पर। मैं शिवम चतुर्वेदी आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ा रहा था। मैं 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ा रहा था आपको। तो कुछ लॉकडाउन का इशू चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो लॉकडाउन के इशू की वजह से हमने क्लास 6 का कंप्लीट किया वीडियो, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर बनाया और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ हो गया था, हम लोग कहीं और सेटल होना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग फिर से जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नाम है पृथ्वी के स्थल स्वरूप। पृथ्वी के स्थल रूप। तो आज हम इस चैप्टर को फुल्ली कवर करने वाले हैं विदिन 30 मिनट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो देखते हैं, चैप्टर का नाम है पृथ्वी के स्थल स्वरूप। मतलब कि पृथ्वी मतलब हमारी धरती के स्थल रूप, स्थल स्वरूप मतलब जो हमारा स्थल है, जो जिस पे हम लोग रहते हैं, उसका स्वरूप कैसा है। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं पर ज़्यादा गहराई है। तो आज हम इन सब के बारे में, जो भी पृथ्वी के उच्चावच हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी के उच्चावच का अध्ययन करने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसको प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहे गए। हम इन तीनों श्रेणियों के बारे में आज पढ़ेंगे। आज की हमारे क्लास का मेन टॉपिक यही है कि हम पृथ्वी के उच्चावच के तीनों श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम श्रेणी में हमारा आता है महासागर और महाद्वीप, जो बहुत ही विशाल होते हैं। सेकंड श्रेणी में हमारा आएगा पर्वत, पठार, मैदान। थर्ड श्रेणी में हमारा आएगा उसके नीचे का जो भी है, जैसे कि टीले, नदी, घाटियाँ, ये सब आ जाएंगे हमारे थर्ड श्रेणी में, तीसरे श्रेणी के उच्चावच में। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहला श्रेणी जो है प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, ये बहुत ही विशाल होते हैं। इनकी आकृति, इनका आकार, इनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा बहुत ब्रॉड लेवल पर होता है। जैसे कि महासागर और महाद्वीप, हम जानते हैं 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। ठीक, तो इनको हम रखते हैं किन में? इनको हम रखेंगे प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। ठीक, अब बात करेंगे हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आता है पर्वत, पठार, मैदान। ये सब चीज़ें आती हैं किसमें? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। अब पर्वत भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि वलित पर्वत यानी मोरदार पर्वत, भ्रंश पर्वत जिनमें बीच में दरारें पड़ जाती हैं, 2 पर्वतों के बीच में, 2 पर्वतों के टूटने से या फटने से उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, उन्हें भ्रंश पर्वत कहेंगे। ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे अभी। और थर्ड जो है टीले, नदियाँ और घाटियाँ, ये सब जो छोटे उच्चावच होते हैं, जो छोटे सबसे निम्न उच्चावच होते हैं, ये किन में आते हैं? ये तृतीय श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। ठीक, तो आइए हम इन तीनों को, पर्वत और पठार को समझ लेते हैं एक बार। मतलब द्वितीय श्रेणी को थोड़ा सा एक बार हम ब्रॉड में पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 7 का हम पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7 के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्लास 7 में द्वितीय श्रेणी के उच्चावच को थोड़ा सा और ब्रॉड में बताया गया है, तो उसको हम थोड़ा और ब्रॉड में समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्वत और पहाड़ियाँ, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझें। जो पर्वत होता है, इसकी हाइट जो होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, और ये एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। एक पर्वत से टच दूसरा पर्वत, फिर तीसरा पर्वत, एक श्रृंखला में होता है। इनमें एक साइमल्टेनियस उतार चढ़ाव होता है। बट जो पहाड़ियाँ होते हैं, इनकी आकृति क्या होती है? इनकी आकृति
पर्वत के आकृति कृतियों के अपेक्षा जो होता है वो छोटा होता है, मतलब ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे, ये पहाड़ियाँ हो गई। इनका जो ऊंचाई होता है वो पर्वतों से छोटा होता है। पर्वत अगर यहाँ पर इतने ऊंचे तो पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हो जाएंगी, ठीक। तो ये मेनली पर्वत एवं पहाड़ियों में डिफरेंस है। किसी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पर्वत पहाड़ियाँ मतलब सेम ही बात है, सेम नहीं है। पर्वत जो होता है, पहला पॉइंट, वो काफ़ी ऊंचा होता है। दूसरा पॉइंट, वो श्रृंखला में होते हैं। और जो पहाड़ियाँ होती हैं वो पर्वतों की अपेक्षा उनकी ऊंचाई कम होती है, और ये ज़रूरी नहीं श्रृंखला में हो, श्रृंखला में नहीं होती ये, तो ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि पर्वत के टाइप्स, पर्वत के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है पर्वत जो होता है उसको अभी क्लास 7 के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में। तो पहला पर्वत हो गया वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है? वलित का मतलब होता है मोड़दार पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार। जैसे कि अगर जब हम आगे पढ़ेंगे क्लास, इसी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे 1-2 चैप्टर बाद, तो वहाँ पे हमें मिलेगा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्लेट होती है और दूसरी प्लेट जब उससे टकराती है तो एक प्लेट नीचे के साइड पुश करता है तो दूसरा प्लेट उठता है, ऐसे ऊपर के साइड ऐसे उठता है। जब ये नीचे पुश करता है तो मतलब ये नीचे प्लेट आ रही है तो ये प्लेट सीधा आएगा और इधर से टकरा के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मोड़ उत्पन्न हो जाता है। एक क्या होता है, ये फोल्ड हो जाते हैं, ये इस साइड को फोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो मोड़ उत्पन्न होते हैं पर्वतों में, जो मोड़ से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे फोल्डेड माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत, ठीक। अब बात करें कुछ वलित पर्वत की, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ले लें तो अक्सर एक कॉमन सी बात है कि जो विशाल पर्वत होते हैं, जिनकी ऊंचाइयाँ, लंबाई, चौड़ाई काफ़ी होती हैं, वो मैक्सिमम वलित पर्वत ही होते हैं, जो विशाल पर्वत होते हैं। जैसे कि अगर हिमालय की बात करें जो कि भारत में है, तो ये एक बहुत ही विशाल पर्वत है, भारत का बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला है। तो ये मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा एल्बुर्ज जो है ये भी एक तरह का वलित पर्वत है। आल्प्स जो है ये भी एक तरह का वलित पर्वत है। और ड्रैकेंसबर्ग देखें तो ये भी एक तरह का वलित पर्वत है। तो यहाँ पे कुछ वलित पर्वत का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड, भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत की बात करेंगे, ब्लैक माउंटेन बोलते हैं इसको। तो देखते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो देखते हैं, मान लो एक ऐसे पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला कोई है, इस पे इसके भ्रंश पड़ने के कई कारण होते हैं। कभी बात तो भूमि हलचल से, आंतरिक हलचल से पर्वत एक दूसरे टूट जाते हैं तो भ्रंश पड़ जाता है। सूर्य के टेम्परेचर से भी होता है। आप जानते हैं कि जहाँ पे ठंड गर्म का मौसम आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और अचानक से वहाँ पे बारिश हो जाए, अचानक से मौसम ठंडा हो जाए, तो बारिश पड़ने के कारण वहाँ पे क्या होता है, चटकना टाइप पड़ जाता है पर्वतों के बीच में। तो इन दोनों बीच में क्या हो गया, एक दरार सा पड़ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, ये पर्वत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इनके बीच में एक भ्रंश पड़ जाता है। इनके बीच में क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है, एक भ्रंश पड़ जाता है, जहाँ से रिवर निकल के बहती है, जहाँ से नदियाँ वदियाँ बहती है। तो इस टाइप के पर्वत को क्या बोलेंगे, भ्रंश पर्वत। इस टाइप के पर्वत को क्या बोलेंगे हम, भ्रंश पर्वत। फिर से एक बार समझना, ये एक माउंटेन था, जब ये एक दूसरे से आपस में जुड़ा है। सपोज करिए एक माउंटेन है, यहाँ पे सूर्य के टेम्परेचर के कारण ये दिन में माउंटेन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अचानक से यहाँ पे बारिश हो गई। आप जानते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसमें पानी फेंक देगा शीशे पे हम, तो वो क्या होता है, चटक जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो सेम कंडीशन पर्वत में भी है, इसकी चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म है, अचानक से उसमें बारिश हो जाए तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो टूट जाता है। टूटने के कारण ये दोनों पर्वत के बीच में क्या होता है, एक लाइन, एक गैप बन जाता है, दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है, जहाँ से नदियाँ अपने रास्ता निकालती हैं। तो इस टाइप ये जो फैलाव दोनों पर्वतों के बीच में जो जगह है,
इसी कारण इसे बोलते हैं भ्रंश पर्वत। मतलब इन दोनों के बीच में एक भ्रंश पड़ गया, वो टूटे हुए भाग को हम बोलेंगे भ्रंश। ठीक। और भ्रंश पर्वत के समीप जो घाटियां होती हैं उन्हें भ्रंश घाटियां बोलते हैं। इनके समीप जो घाटियां होती हैं उन्हें बोलेंगे भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी बोलेंगे, जो भ्रंश पर्वतों के समीप होती हैं। तो देखें, अगर हम बात करें भारत में, तो कुछ ऐसे पर्वत हैं जो कि भ्रंश पर्वत का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम विंध्यन पर्वत की बात करें, विंध्यन पर्वत की बात करें तो ये भ्रंश पर्वत का निर्माण करता है। सतपुड़ा की बात करें तो ये भी भ्रंश पर्वत। नर्मदा नदी एक इकलौती भारत की ऐसी नदी है जो भ्रंश पर्वत का निर्माण करते, भ्रंश घाटी बनाती है, नर्मदा नदी। ठीक। अब बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत की। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। देखिए, हमें पता है ये यहाँ पे समझे, ये हमारा पृथ्वी का एक सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, कहीं पर ऊंचावच है, कहीं पर प्लेन है। ठीक। और इसके नीचे हम जानते हैं पृथ्वी को कई पार्ट में बांटा गया है, 2-3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक ना। भूपर्पटी, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। तो जो हमारा भूपर्पटी के नीचे जो होता है, भूपर्पटी के नीचे एक मैग्मा नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। मैग्मा नाम का पदार्थ पाया जाता है। ठीक। ये समझ लो मैग्मा नाम का एक पदार्थ है जो कि आग की तरह जलता हुआ लावा होता है, जो कि आग की तरह जलता हुआ लावा होता है। एक्चुअली पृथ्वी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा। ये है भूपर्पटी, पिछले क्लास में हमने इसको पढ़ाया भी था, भूपर्पटी। इसके बाद आता है हमारा कौन सा? मेंटल, फिर आता है कोर। जो भूपर्पटी होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब कि ठोस अवस्था में होता है। कोर जो होता है वो भी ठोस अवस्था में होता है। लेकिन जो मेंटल है, मेंटल जो होता है वो मृदु अवस्था में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अंदर जो होते हैं वो लावा जो होते हैं वो क्या होते हैं? तैरते हैं। मैग्मा जो होती है, मैग्मा, वो मैग्मा जो होती है इसके अंदर क्या होती है? बहती रहती है, कंटिन्यूअस क्या होती है? बहती रहती है। और हमारा जो भूपर्पटी है, जो हमारा ये भूपर्पटी है, वो इस मैग्मा पे तैरता है। वो इस मैग्मा पे क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो अब ये भूपर्पटी मैग्मा पे तैर रहा है, तो जहाँ पर भूपर्पटी का भाग कमज़ोर होता है, जैसे कि सपोज करिए इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा खनन हुआ है, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कोयले निकाले गए हैं, लौह इस्पात निकाले गए हैं, मैग्नीज निकाले गए हैं, या मतलब कोई भी खनिज निकाला गया है, तो यहाँ का जो भूपर्पटी होगा वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और क्योंकि पृथ्वी का जो भूपर्पटी वाला भाग है वो मैग्मा पे तैरता है, तो जब ये तैरता हुआ किसके पास? मैग्मा के पास आएगा, ये वाला भाग, तो मैग्मा यहाँ से क्या करेगा? इसको तोड़ के और बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या करेगा? एक ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। ज्वालामुखी मतलब मैग्मा बाहर आके लावा बन जाएगा और लावा को क्या करेगा? फैला देगा पूरा। तो फैलाने के बाद जब ये लावा धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। ज्वालामुखी पर्वत का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो अब हम समझे कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ऐसे होता है। ठीक। इसके कुछ उदाहरण है वो हम समझ लेते हैं, और ये काफ़ी बार कई एग्ज़ाम में पूछता भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो कुछ ज्वालामुखी पर्वत के नाम देखते हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं। देखिए, पहला है मोना लोआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये कौन से देश में है ये पर्वत। जो मोना लोआ है वो यूएस मतलब अमेरिका में आया था, और ये पर्वत जो है मोना लोआ, ये ज्वालामुखी से बना पर्वत है, ये अमेरिका में पाया जाता है, यूएस में पाया जाता है। सेकंड है चिम्बोराजो। ठीक। दूसरा है क्राकाटाओ, ये भी इम्पॉर्टेंट है,
क्राकाटाओ ये इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। सेकंड जो है वो कौन सा है? फोर्थ जो है वो विसुवियस है। विसुवियस है ज्वालामुखी पर्वत, और ये है इटली में है। इटली में है ये। और एक प्लियन है, ये भी है। और भी बहुत तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैंने इस पे लिखा बस इतने ही होते हैं, नहीं, ये और भी तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वलित पर्वत की, अगर हम बात करें तो वलित पर्वत और भी होते हैं। जैसे कि अभी एंडीज पर्वत बच रहा है, एटलस पर्वत बच रहा है, इसमें और भी बच रहा है। एंडीज हो गया, फिर हमारा आ जाएगा एटलस हो जाएगा, और भी तरह के आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये तो हमने समझ लिया श्रेणी, सेकंड श्रेणी के उच्चावच के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, पर्वतों और पठारों के बारे में पढ़ा। ठीक, क्या होते हैं मैदान, आपको पता ही क्या होते हैं मैदान। मैदान मतलब प्लेन भूमि, समतल भूमि होता है मैदान का मतलब। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्थलाकृति, स्थलाकृति और उच्चावच लास्ट टॉपिक है। पढ़ा तो दिए हम इसको, लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्थलाकृति में हमने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, आंतरिक फोर्स लगने के कारण, जैसे कि ज्वालामुखी आने के कारण या ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, इनके कारण क्या होता है पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, जिसके कारण क्या होता है कहीं पर ये धरातल ऊपर हो जाता है, कहीं पर नीचे हो जाता है। जो ऊपर होता है वो बनता है हमारा माउंटेन बनता है, पर्वत बनता है। जो नीचे हो जाता है वो सागर महासागर बन जाता है, ओशियंस वगैरह बन जाते हैं। कुछ चीज़ें प्लेन हो जाती हैं, कुछ चीज़ें प्लेन रह जाती हैं। जो प्लेन रहता है उसे मैदान बोलते हैं, जो नीचे दब जाता है उसे महासागर बोलते हैं, और जो ऊपर उठ जाता है उसे माउंटेन बोलेंगे। तो यही जो सारी चीज़ें हैं, यही जो सारी चीज़ें हैं, यही स्थलाकृति को शो करता है। मतलब स्थल की आकृति बताने वाले को स्थलाकृति कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कहे तो। उच्चावच, यही बात उच्चावच है, यही जो हमने बताया कि पृथ्वी का ऊपर और नीचे जो दिखना, यही उच्चावच कहलाता है, यही उच्चावच है। तो ये तो हमारा आज का सारा कन्वर्सेशन ये हो गया, आज की सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ज्वालामुखी के कितने टाइप होते हैं। अभी तो हमने देखा मोना लोआ, चिंबराजो, क्राकाटाओ, ये सब ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी के टाइप्स कितने होते हैं, और उन टाइप्स के ज्वालामुखी से कौन से पर्वत का निर्माण होता है, उसको हम समझेंगे अब अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।